आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। लास्ट टर्म तक हमने आपको डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क पढ़ा दिया था, एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क का फॉर्मूला mb sin थीटा और NIAB sin थीटा, यानी m की जगह पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जगह पर हम लोग कह रहे हैं निया, नॉट धनिया, इट इज निया, है ना। तो निया जब रखते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाता है NIAB sin थीटा। तो इसी के ऊपर बेस्ड छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटली हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 मेरी शीट में, और ये क्वेश्चन हमने उठाया है NCERT का 4.9। जो लोग ये वीडियो देख के नोट्स बनाएंगे उनके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है a square coil of side 10 cm consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil. फिर से पढ़ता हूँ। The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil and makes an angle of 30 degree with the direction of a uniform magnetic field of magnitude 0.80 Tesla. Full stop. What is the magnitude of torque? तो अंडरलाइन कर लीजिएगा मैग्नीट्यूड को, यानी हमें टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हमें उसकी डायरेक्शन नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। स्क्वायर कॉइल, देखिए इस क्वेश्चन में जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो बात वही है जिसमें बच्चा 100 नंबर लाने से 99 में अटक जाता है, मतलब उसका 100 में से 100 नहीं आ पाता है। यहाँ पे डायरेक्शन का झोल है, थीटा डिसाइड करने का झोल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा है अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है, जो साइड लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली जो एरिया हो जाएगा वो साइड इंटू साइड, स्क्वायर कॉइल है तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी सीधे 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, यानी n का वैल्यू 20 दे रखा गया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, बहुत ध्यान दीजिएगा, normal to the plane of coil, please underline normal to the plane of the coil, ठीक है, यानी कि एरिया वेक्टर वहीं लिख लो। normal to the plane of the coil मतलब एरिया वेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है वो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल होता है। आई बस 1 में तो हमें एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, यानी क्वेश्चन के अनुसार एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 30 डिग्री। उतना लंबा जो स्टेटमेंट लिखा है उसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए आगे लिखा है जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है 0.80 टेस्ला, और हमें क्या निकालना है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना। बहुत आसान है, फॉर्मूला टॉर्क के मैग्नीट्यूड का होता है NIAB sin थीटा। ये बात समझ में आई कि इस फॉर्मूले में A और B के बीच का एंगल थीटा होता है, इसका मतलब इतना बड़ा भी लिखने की जरूरत नहीं है, यही तो थीटा है कि नहीं। इस फॉर्मूले में जो थीटा होता है वो A और B के बीच का एंगल होता है, और क्वेश्चन में A और B के बीच का एंगल 30 दिया गया है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 दी गई है, नहीं समझे। A और B के बीच का एंगल थीटा है और A और B के बीच का एंगल यहाँ 30 है, यानी थीटा और 30 बराबर हो गया, यानी कि बस यही मेन खतरनाक चीज थी। बच्चा क्या सोचता है, नॉर्मल लिखा तो 90 डिग्री को भी कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करता है, अगर उसको सही से आइडिया नहीं है तो नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री, तो वो दिमाग लगाने की कोशिश करता है, तो या तो 30 में 90 को ऐड करता है या तो 90 में 30 को सब्ट्रैक्ट करता है, और फिर उसके बाद काम करता है, तो उसके बाद तो काम बिगड़ जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो टॉर्क इज इक्वल टू एन कितना है, कहाँ गया 20, आई कितना है न्यू टुल, टुल आई का वैल्यू 12 है, टुल तो 12 हो गया। एरिया निकाल लिए बढ़िया सा 10⁻², बी की वैल्यू 0.80 और ये कितना हो गया sin 30, sin 30 इज 1/2, इससे काटा तो 6 है, कोई बात नहीं। आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन 0.96 यूनिट हमेशा टॉर्क का न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, समझ गए, नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। 6 पे 0 60, ये एनसीईआरटी का 5.8 है, ये एनसीईआरटी का 5.8 है। क्वेश्चन नंबर 60 एनसीईआरटी का 5.8, 5वां चैप्टर, 8वां सवाल। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं अपने व्यूअर्स के लिए। A closely wound solenoid of 2000 tons and area of cross section 1.6 into 10⁻⁴ meters square carrying a current of 4 ampere is suspended through its center allowing it to turn in a horizontal plane, ठीक है। What is the magnetic moment associated with the solenoid? धनिया, कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा निया, ठीक। सेकेंड, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन सोलेनॉइड इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 7.5 into 10⁻² टेस्ला is set up at an angle of 30 degree with the axis of solenoid. Axis of solenoid मतलब एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड मतलब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आपको एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड बोला गया तो इसका सेंस निकालना है आपको कि आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोला गया। आई बात समझ में? यानी अगर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 30 डिग्री एंगल सोलेनॉइड की एक्सिस से बना है, बी पार्ट में है, एक्सिस नहीं लिखा है तो आप एक्सिस लिख लीजिए शीट में, 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, क्लियर। तो अगर एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड मेंशन्ड है तो 100% वो सोलेनॉइड की डायरेक्शन बता रहा मैग्नेटिक फील्ड की। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, यानी जो भी चीज है वो 30 डिग्री एंगल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से बना रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन शुरू कर देता हूं लगाना। पहली बात, क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड है जिसमें 2000 टर्न है, बहुत अच्छी बात है, अति उत्तम। 2000 एन का वैल्यू हो गया, कैपिटल एन का। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया का जो वैल्यू है वो 1.6 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, आई का वैल्यू 4.0 एम्पियर हो गया। उसके बाद इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउइंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ए पार्ट पूछा गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला एन आई ए हो गया। तो सीधा सीधा है, एन की वैल्यू, आई की वैल्यू, ए का वैल्यू सब दिया है। आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन 1.28 क्या मैग्नेटिक मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपको नहीं याद है तो साफ साफ देखो दिख रहा है, एन का होगा नहीं, आई का एम्पियर है और एरिया का मीटर स्क्वायर है। वैसे जूल पर टेस्ला भी होता है, नहीं होता क्या? ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए या जूल पर टेस्ला लिख दीजिए। क्या आंसर आ गया? घंटा। अभी डायरेक्शन नहीं लिखी, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे स्पेशली करंट की कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं मेंशन करी गई थी, ना ही कोई डायग्राम दिया गया था, इस वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, यानी नॉर्मल टू द प्लेन होता है, ठीक है। तो आप हमेशा डायरेक्शन वही लिखेंगे, ठीक। आई बात समझ में? मैं समझा देता हूँ। आपको याद होगा कि अगर ये ऐसे सोलेनॉइड है, ठीक है, तो मैंने क्या तरीका नहीं बताया था बाम निकालने का, याद है कुछ? भूल गए? ऐसे करंट जा रही मान लीजिए, ठीक है, करंट ऐसे 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 जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड से ग्रिप करते हैं, तो क्या होता है,
डायरेक्शन मिलती है, कोई डायरेक्शन काहे की होती है? बाम। बाम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो सोलेनॉइड के केस में क्या हो गया, ये एक्सिस के अलोंग हो गया, तो क्या लिखेंगे? along the axis of solenoid, along the axis of solenoid। अगर केवल एक प्लेन होगा, मैं वो भी क्लियर कर दे रहा हूं, अगर केवल एक प्लेन होता है, सपोज करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना, इस कंडीशन में हम लोग करंट की डायरेक्शन फिंगर को जब ऐसे करते हैं तो ऐसे आता है, तो ये डायरेक्शन होती है। इस केस में बाम जब आता है तो वो किसके अलॉन्ग हो गया? नॉर्मल टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, सब दोबारा एक बार रिकॉल कर देना, ठीक है। ऐसे हुआ तो करंट ऐसे जा रही है, डाउनवर्ड्स हो गया, ठीक है, नॉर्मली डाउनवर्ड्स या परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स। ये भी डायरेक्शन किसकी किसकी है? बाम, बी ए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। What are the force and torque on the solenoid if the uniform horizontal magnetic field of इतना टेस्ला is set up at an angle of 30 degree with the axis of the solenoid? बी पार्ट में आते हैं। अभी लेटेस्ट हम एम निकाल चुके हैं, यानी बी पार्ट को करने के लिए हमारे पास अब एम भी आ चुका है। एम की वैल्यू आ चुकी है 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर along the एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। चलिए, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया सोलेनॉइड का, ठीक। तो व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला दे दिया गया है। Set up at an angle of 30 degree with the axis of solenoid, axis of solenoid, ठीक है, यानी एरिया वेक्टर सोलेनॉइड का, और जो दूसरी बाहर ये कौन से मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र कर रहे थे? जो इसने खुद पैदा करी, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, टॉर्क निकालने के लिए जो NIAB sin थीटा लगाते हैं, ये B कौन सी होती है? ये B होती है जिस एक्सटर्नल फील्ड में हमने कॉइल को रखा है। ये कौन सी बी हमने शो करी थी? जो इसने खुद पैदा करी, ये बाहर वाली ये है, ठीक है। तो बेटा इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन इसीलिए अच्छा है कि इसमें ये क्लियर होता है कि हम कौन सी वाली बी रखेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जो बी रखा जाता है वो एक्सटर्नल फील्ड का रखा जाता है। तो एरिया कॉइल का होता है, एरिया किसका होता है? कॉइल का, जो जिस कॉइल पे टॉर्क लगेगा, और बी एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो इसको भी बड़ा बड़ा लिख दें, NIA हो गया कॉइल का, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल यानी सोलेनॉइड, कॉइल का मतलब इस क्वेश्चन में सोलेनॉइड, तो ए और बी यानी एरिया वेक्टर ऑफ द सोलेनॉइड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो कितना है? 30 डिग्री। मेरी बात समझ में आई आपको? नहीं आई? नहीं तो ऐसे तो बंदा क्या समझेगा सर, जीरो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यही बवाल है, अगर जरा सा थीटा से ध्यान आपका हटा तो आप गए, आंसर भी जीरो, नंबर भी जीरो, ठीक, क्लियर। तो इस फॉर्मूले में जो थीटा होता है वो कॉइल के एरिया और बाहर वाली फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो कॉइल का एरिया अलोंग द एक्सिस था। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड and external magnetic field is equal to what? 30 डिग्री। तो हमें इस वाली फील्ड से मतलब नहीं है, इसको भी गैप कर देते हैं, ठीक है। हमें किससे मतलब है? इस एरिया से मतलब है। और इसने जो बाहर की फील्ड है उसके साथ, सपोज ये बाहर वाली फील्ड हो गई है एक्सटर्नल वाली, इसने कितना एंगल बनाया इसके साथ?
अब पल्ले पड़ा, दैट इज कहने का मतलब थीटा का वैल्यू कितना है। अब क्लियर है, टॉर्क निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। NIA ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, N यही तो होता है NIA, ठीक। नहीं इच्छा होगा तो वैल्यू अलग अलग रख के फिर से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो बराबर ये हो गया 1.28, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड 7.5 इंटू 10⁻², और साइन कितना हो गया 30। सॉल्व कर लेंगे, टॉर्क की वैल्यू न्यूटन मीटर में आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी 0.048 न्यूटन मीटर, ठीक है। अच्छा एक बात और, फोर्स भी पूछा गया था, कितना फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा। अगर कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड या कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो फोर्स कितना लगता है, 0। करेक्ट, 0, ठीक है। हमने पढ़ाया था, हमने दोनों का एनालिसिस बताया था, फोर्स का भी और टॉर्क का भी। फोर्स हमेशा 0 रहता है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। Whenever a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, force is always 0. Torque may be 0 and may not be 0. टॉर्क में चांस है लेकिन फोर्स हमेशा 0 होता है। तो इसके साथ जो नेट फोर्स हो गया उसकी वैल्यू 0 आ गई, ये बिना कैलकुलेशन के। ओके, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर विच इज गैल्वेनोमीटर। हेडिंग डालिए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या है? Galvanometer is a device used to detect the presence of the current in the branch of the circuit in which it is installed. Slow motion में सुनो, पूरे हिंदी में सुनो। गैल्वेनोमीटर पहली बार करंट को मेजर नहीं करता, इस बात को ध्यान रखिएगा। It only detects the presence of the current in the branch of the circuit. मतलब पूरे सर्किट की भी जिम्मेदारी इसकी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी केवल है जिस ब्रांच में वो मौजूद है उस ब्रांच में करंट फ्लो हो रही कि नहीं फ्लो हो रही, सिर्फ उसकी, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट ऑफ द इन द गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द ब्रांच ऑफ द सर्किट इन व्हिच इट इज इंस्टॉल्ड, ठीक है। ये देखिए इट इज अ डिवाइस, समझ नहीं आया, बता रहे हैं। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट, डिटेक्ट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द सर्किट इन द ब्रांच ऑफ द सर्किट। प्रेजेंस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, प्रेजेंस ऑफ करंट, प्रेजेंस ऑफ करंट इन द ब्रांच ऑफ द सर्किट, इन द branch of the circuit, in the branch of the circuit in which it is installed, ठीक है। जिस ब्रांच में सर्किट की इसको लगाया गया है उस ब्रांच में करंट है या नहीं है, इस बात को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो लिखिए नोट, पहले समझ लीजिए। गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है वो सेंटर पे होती है जब उसके थ्रू करंट पास नहीं होता है। बाकी सारी डिवाइसेस, गैल्वेनोमीटर अगर ये है, चाहे अमीटर हो कोई भी, जब करंट पास नहीं होता है तो उसकी जो सुई होती है वो लेफ्ट में रहती है, यानी इसका जीरो लेफ्ट में होता है। वोल्ट मीटर में भी यही, वोल्ट मीटर में भी जो जीरो है वो लेफ्ट में रहता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर अकेले ऐसा है जिसका सेंटर जीरो में, जिसका जीरो सेंटर पे होता है। यानी गैल्वेनोमीटर की सुई दोनों तरफ जा सकती है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट जाने से पहली बात तो ये पता चल गया ना कि सुई हिली तो करंट फ्लो हुई, यानी अगर सुई में डिफ्लेक्शन हुआ है तो करंट का फ्लो हुआ है। दूसरी बात, इससे ये पता चल जाता है कि अगर पहले सुई इधर जा रही थी, फिर अचानक से तुमने कुछ किया सर्किट पे छेड़छाड़, वो सुई अब इधर जाने लगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब करंट, जो ब्रांच में करंट की डायरेक्शन थी वो क्या हो गई, रिवर्स हो गई।
तो दो बातें पता चल जाती हैं गैल्वेनोमीटर से। पहला तो ब्रांच में करंट है कि नहीं, दूसरा ये पता चल जाता है कि ब्रांच में जो करंट है क्या उसकी डायरेक्शन रिवर्स तो नहीं हो गई। अगर जैसे आप, अब इस समय का तो समय खराब है, कोरोना वाला, किसी ने प्रैक्टिकल किया नहीं, ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे या हम जब यहाँ फिजिकली कराएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम एक तरफ जॉकी को टच कराते हैं तो सुई एक तरफ जाती है, दूसरी तरफ जॉकी को टच कराते हैं तो सुई दूसरी तरफ जाती है। यानी इससे ये क्लियर होता है कि जब हमने उस साइड पे टच कराया तो करंट की डायरेक्शन अलग थी, ठीक है, और जब इस तरफ टच कराया तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ठीक है। यानी केवल गैल्वेनोमीटर पास सुई दोनों तरफ जाने का ऑप्शन होता है, बाकी एमीटर हमेशा इधर ही चलेगी सुई जब करंट फ्लो करेगा। जब वोल्टेज लगाया जाएगा तो वोल्टमीटर हमेशा सुई का इधर डिफ्लेक्शन करेगा। दैट्स व्हाई गैल्वेनोमीटर इज आल्सो नोन एज सेंट्रल जीरो गैल्वेनोमीटर, ठीक है, लिखिए नोट। खाली मेन इसका काम डायरेक्शन बताना है, मेन काम करंट को डिटेक्ट करना है, डायरेक्शन बताने का काम तो सेकेंडरी है, ठीक है। लिखिए galvanometer is also called central zero galvanometer. Galvanometer is also called central zero galvanometer. Central zero galvanometer because its zero mark is at the center of the scale. Zero mark is at the center of the scale. That is, when current does not flows through it, that is when current does not flows through it, the needle rests, the needle of the galvanometer rests, the needle of the galvanometer rests in this position, and whenever needle of the galvanometer rests in this position, and whenever current flows through it, it deflects either left or right, ठीक है, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर माय डियर बहुत प्रकार के होते हैं, हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। बहुत सारे गैल्वेनोमीटर होते हैं, उनमें से हमको पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आप हेडिंग डालेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सिंबल समझ गए ना, ये होता है, ठीक है। चाहे तो वहीं बना लें, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या वोल्टमीटर, सब कुछ ये दो दो सिंबल होते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का सिंबल कभी कभी अकेले ऐसे बना दिया गया तो ये भी गैल्वेनोमीटर को ही रिप्रेजेंट करता है, बस इधर से ऐसे जरूर होना चाहिए कि एक तरफ प्लस लिखा हो, एक तरफ माइनस लिखा हो, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का सिंबल अकेले G लिखा है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस हो तो भी चलेगा, ठीक है। और अगर बाई द वे ऐसे बना हुआ है और G भी लिखा हुआ है तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। तो मेन ये दो चीज़ें इस तरीके से बना आपको दिखाई पड़ सकता है। तो अगल बगल जहाँ जगह हो उसको बना लीजिए सिंबल्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का सिंबल, सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो हमें पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हेडिंग डाल दीजिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नाम से ही पता चल रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर में 100% कुछ मूविंग जैसा है, मतलब कॉइल मूव करती है इसमें, ठीक है।
तो हेडिंग डालिए प्लीज, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर, comma, a coil is used in this type of galvanometer. A coil is used which gives the deflection to the needle, when current is passed through it. बेटा बात समझ में आ गई? इसमें एक कॉइल होती है, जैसे ही उस कॉइल में हम करंट को फ्लो कराते हैं तो करंट को फ्लो कराने से क्या होता है, उस कॉइल में डिफ्लेक्शन आता है। जब कॉइल डिफ्लेक्ट होती है तो कॉइल से जुड़ा हुआ निडल भी डिफ्लेक्ट हो जाता है, और जब निडल डिफ्लेक्ट होता है तो कॉइल तो नहीं दिखती, लेकिन सुई बाहर से दिखाई देती कि सुई हिल रही है। मेन तो हम लोग को सुई को ही देखना है ना, कि जब करंट फ्लो हुई तो सुई का डिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, निडल का हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अंदर क्या हो रहा होता है कि जब हम करंट को पास करते हैं तो अंदर कौन घूमता है, कॉइल घूमती है, वो कॉइल से जुड़ी होती है निडल, तो हमें निडल बाहर डिफ्लेक्ट होती दिखाई देती है। ठीक है, जितना अच्छा गैल्वेनोमीटर उतना ही कम करंट लगाने से डिफ्लेक्शन आ जाता है। इसको सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा उसमें। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये लिख लिया आपने, हेडिंग डालिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वही है जो हमने आपको लास्ट में पढ़ाया था। क्या था कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कॉइल के ऊपर क्या लगने लगता है, टॉर्क लगने लगता है, और टॉर्क की वजह से वो कॉइल घूमने लगती है। आई बात समझ में? तो लिए प्रिंसिपल में लिखिए, whenever a current carrying coil is placed inside a uniform magnetic field, then it may experiences a torque. may शब्द सिर्फ इसलिए लगा है क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, हम पढ़ा चुके हैं, जब टॉर्क नहीं मिलता है। ठीक है, इट मे एक्सपीरियंसेस द टॉर्क। ठीक है, तो अब है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें माय डियर सबसे पहले हमने एक सर्कुलर स्केल बनाया है, और ध्यान समझिएगा, ये सेंटर 0 है इसका। ठीक है, यहाँ पे पॉइंटर है, ऐसे सीधा बनाइएगा। आप लोगों के पास तो स्केल है, हम कोशिश ही कर सकते हैं केवल। ठीक है, यहाँ पे ये एक एक्सल रॉड है, ये हमारा कॉइल है। ये हमारा कॉइल है। ठीक है, कॉइल कहाँ रखा है, बिटवीन द पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, ये कॉइल का फ्रेम है। तो फ्रेम से हमने एक बहुत पतली सी स्प्रिंग जोड़ दी है और उसको एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर दिया है। रिजिड सपोर्ट, ये जो पतली सी स्प्रिंग है इसे हेयर स्प्रिंग कहा जाता है। समझ रहे होगे?
कि हेयर स्प्रिंग क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पतली सी स्प्रिंग है, ठीक है। इसका काम जो है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस कॉइल में हम लोग करंट फ्लो कराएंगे। अब करंट कैसे फ्लो कराएंगे वो आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे, समझ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मैग्नेट, ये मैग्नेट का बाहरी हिस्सा है, ठीक है, ऐसे घूमा हुआ है मैग्नेट, नॉर्थ पीछे से नीचे से आता हुआ साउथ, एक ही मैग्नेट है, दो नहीं है, ठीक है। तो हमने बोला स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, ये घूम के आता है, यू शेप होता है, ठीक है। ये ब्लू एरो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होती। तो इसका मतलब ये करंट कैरिंग कॉइल कहाँ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में। ज्यादा शीशा लेकर हम करना नहीं चाह रहे, ज्यादा एरो बना नहीं रहे, चलो चलिए, ठीक है। तो ये ब्लू एरोज आपको शो कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सबको पता है, मैंने पढ़ाया भी था, एक तीसरी या चौथी बार किसी प्रकार का डायग्राम बन रहा है टॉर्क के बारे में। इसमें फोर्स लगता है अंदर की तरफ, बताया, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऐसे घुमाया, थंब की तरह है अंदर, तो ये हिस्सा अंदर जाएगा, ये बाहर आएगा, यानी ऑब्वियसली ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये है आपका एक्सेल, जिसके ऊपर ये कॉइल रखी, ये है आपकी कॉइल, ठीक है। नॉर्थ साउथ वाला हो गया फील्ड मैग्नेट, हॉर्स शू टाइप है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। फील्ड मैग्नेट का है जो भी फील्ड को क्रिएट कर रहा है, आई बात समझ। ये है आपका पॉइंटर, ये नीडल, नीडल और पॉइंटर यू कैन से, ठीक है। इस तरीके से है ना मार्किंग होती है, समझ जाओ। इस तरीके से, हाँ, जो भी है, ओके। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो गियर अरेंजमेंट भी हो सकता है, गियर जानते हैं, ऐसे वाला, मतलब खांचे खांचे बने होते हैं दोनों तरफ, तो अगर एक चीज में रोटेशन देंगे तो गियर से गियर फंसता चला जाता है, जैसे साइकिल में होता है, चेन में चेन और गियर, है ना, टूथड व्हील कह सकते हैं, टूथड व्हील, है ना, जिसमें दांत निकले होते हैं, दांत वाला पहिया। तो यहाँ पे गियर अरेंजमेंट होता है, तो जैसे ही आप ये कॉइल, जैसे ये कॉइल घूमी, देखिए हुआ क्या, मैग्नेट में कॉइल रखा था पहले, कॉइल में जैसे करंट पास हुआ, वर्किंग समझा रहे हैं, मैग्नेट यहाँ पे थे, मैग्नेट परमानेंटली फील्ड क्रिएट करता है, कॉइल रखा, कॉइल में करंट को फ्लो करा दिया, जैसे करंट को फ्लो करा दिया, कॉइल में लग गया टॉर्क, तो कॉइल घूम गई, कॉइल घूमी तो गियर घूम गया, तो गियर से जुड़ा था पॉइंटर, पॉइंटर घूम गया, ठीक। यानी ये पॉइंटर उतना ही घूमता है जितना ये कॉइल रोटेट करती है, जितना कॉइल रोटेट करेगी उतना ही स्प्रिंग ट्विस्ट करेगी, ध्यान समझिएगा, ठीक है। कॉइल पे टॉर्क लगा, कॉइल से जुड़ा एक्सेल, एक्सेल घूमेगा साथ साथ, देखिए होगे मिक्सी वगैरह में, है ना, एक्सेल घूमेगा, एक्सेल से के साथ गियर घूमेगा, गियर से जुड़ा हुआ पॉइंटर घूम गया। तो अगर हम यहां पे इजीली दिखा पा रहे हैं कि ये फाई एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, तो इसी को आप एंगल ऑफ ट्विस्ट भी तो कह सकते हो, स्प्रिंग इतना ही तो ट्विस्ट हुई होगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट, और स्प्रिंग का नेचर है अपोज करने का, ठीक है। तो जैसे ही आप करंट का फ्लो बंद करा दोगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, हमको अनट्विस्ट होना है, तो स्प्रिंग क्या करेगी, अनट्विस्ट। जैसे ही भाई आपने करंट फ्लो करना बंद कर दिया, फोर्स लगना बंद हो गया मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है, तो स्प्रिंग धीरे से हौले से इसको वापस बुलाएगी। आई बात समझ। एक पॉइंट और डिस्कशन करनी होगी कि आखिर ये पॉइंटर यहां तक आके रुका कैसे, समझ गए, जितना टॉर्क
कॉइल ने लगाया होगा घुमाने के लिए, उतना ही एंटी टॉर्क या काउंटर टॉर्क स्प्रिंग लगाएगी ना घूमने के लिए। वो स्प्रिंग का एक और नेचर होता है, आप ज्यादा फोर्स लगाओगे स्प्रिंग भी ज्यादा फोर्स लगाएगी, आप ज्यादा खींचोगे स्प्रिंग भी ज्यादा फोर्स से खींचेगी, आप ज्यादा मरोड़ोगे तो स्प्रिंग भी ज्यादा फोर्स से उस मरोड़ को खत्म करने की कोशिश करेगी। आई बात समझ में? तो जैसे जैसे कॉइल घूमती जाती है वैसे वैसे स्प्रिंग की मरोड़ बढ़ती जाती है। यानी स्प्रिंग का जो एंटी डायरेक्शन में टॉर्क है, जो काउंटर टॉर्क है, जो एंटी टॉर्क है, वो बढ़ता चला जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब मैग्नेटिक फील्ड वाला जो कॉइल का टॉर्क है इस तरफ वाला वो, और स्प्रिंग का जो टॉर्क है इस तरफ वाला वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब जैसे जैसे कॉइल घूमता गया वैसे वैसे स्प्रिंग को गुस्सा आता गया। एक वक्त ऐसा आया कि नहीं अब नहीं होने देंगे, यानी स्प्रिंग ने एंटी डायरेक्शन में इतना टॉर्क लगा दिया कि अब वो कॉइल के टॉर्क के बराबर हो गया। यानी कॉइल का टॉर्क क्या हो गया, स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर हो गया। कब? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो ये पॉइंटर यहां पे आया किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया। तो मैंने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बता दिया आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्किंग फॉर्मूला। वर्किंग फॉर्मूला समझिएगा, कहानी यहीं से शुरू होगी कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है तो कॉइल का टॉर्क और स्प्रिंग का टॉर्क बराबर हो जाता है। कॉइल का टॉर्क का फॉर्मूला आपने देखा NIAB sin थीटा, और स्प्रिंग का टॉर्क आपके सिलेबस में था ही नहीं, न क्लास 11th में न 12th में, इसलिए यहाँ पे एक एडिशनल फॉर्मूला फिलहाल याद कर लीजिए जिसको हम कहेंगे K फाई। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला स्प्रिंग का होता है K फाई। ठीक है, यहाँ पे K क्या है, K को बोलते हैं टॉर्शन, टॉर्शन कांस्टेंट। हायर क्लास में आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है, टॉर्शनल कांस्टेंट। फाई तो आप जानेंगे कितना मरोड़ आया स्प्रिंग में, वो एंगल है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो यहां से I बराबर क्या हो गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, K अपॉन NAB साइन थीटा इंटू फाई। हमारी हसरत क्या है, हम क्या चाहते हैं, एक गैल्वेनोमीटर से हम ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हम करंट को फ्लो कराएं उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन वो दिखाए, ताकि ये भी आइडिया लग पाए कि करंट ज़्यादा फ्लो करा पा रहे हैं या कम, करंट ज़्यादा फ्लो कर रही है। ठीक है ना? तो और या तो आप इस तरीके से कहिए कि करंट जिस प्रोपोर्शन का हो उतने ही प्रोपोर्शन से हमको क्या मिल जाए, कुछ फैक्टर ये हमारा मल्टीप्लाई हो के उससे उतने टाइम्स डिफ्लेक्शन मिले। मेरी बात को समझिएगा, यानी आप करंट अगर 1 गुना बढ़ाएंगे, मतलब एंगल अगर 1 गुना बढ़ा है तो करंट उसके प्रोपोर्शनली में समझ में आ जाएगी ज़्यादा फ्लो कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली हम चाहते ये हैं कि ये एक फैक्टर आ जाए, और एक फैक्टर हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपको मोटा मोटा ऐसे समझना है तो आप इतना समझिए, हम ये चाहते हैं कि I प्रोपोर्शनल फाई आ जाए बस। तो प्रोपोर्शनल तभी आ पाएगा जब ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलो रिसर्च करते हैं कि क्या ये पूरा कांस्टेंट है। K कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग चेंज नहीं हो रही है तो K कांस्टेंट है। N नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कॉइल घूमते घूमते 2-4 टर्न कम हो जाएगी। एरिया फिक्स है, सिकुड़ेगी नहीं, ना फैल जाएगी कॉइल। B मैग्नेटिक फील्ड, पहले चिल्ला के कह चुके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बचा थीटा, आज का लेक्चर पूरा थीटा पे बेस्ड हो गया। ठीक है, ये थीटा है A और B के बीच का एंगल। तो B तो चलो फिक्स है, लेकिन कॉइल जैसे जैसे घूमेगी उसका एरिया भी तो साथ साथ घूमेगा। इमेजिन करिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मेरा हाथ कॉइल, और ये इसका एरिया वेक्टर है, समझ रहे हैं? तो अगर मेरी कॉइल घूमी, समझ जाओ, इससे ज्यादा नहीं घूमेगा। ठीक है, मतलब ये कि जैसे जैसे कॉइल घूमेगी तो एरिया वेक्टर घूमेगा साथ साथ, और B अपनी जगह पे स्टिल है। ठीक है, मतलब B अपनी जगह पे स्टिल है और एरिया वेक्टर ऐसे ऐसे नाचेगा। ठीक है,
तो दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो क्या होगा, कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, जो भी है, ठीक है, समझ गया ना। कुल मिला के थीटा वेरिएबल है, तो ये हमारे सपने पे पानी फेर दिया किसने, थीटा ने। तो कुछ जुगाड़ किया लोगों ने। अब यहां पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इंट्रोड्यूसिंग रेडियल मैग्नेटिक, धन्यवाद। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा जुगाड़ है जिससे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, काम खत्म। ऐसा समझो भाई, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक। और क्यों चाहिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? रेडियल का मतलब समझिए, रेडियल का मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, रेडियल का मतलब 90 डिग्री है। यानी ऑब्वियसली अंडरस्टूड हो गया, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बनाने का पूरा जुगाड़ हम करने वाले हैं, समझे। तो जुगाड़ ऐसे किया जाता है कि ये जो आपने फील्ड मैग्नेट अभी तक ऐसे बनाया था रेक्टेंगुलर शेप में, इसको आप काट लीजिए कॉनकेव शेप में, ठीक है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे जो कॉइल रखी जाएगी आपको, अभी 3D में हम उतना बेटर आपको शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना समझिए कि ये जो फील्ड होगी वो इस तरीके से होगी, रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे इस तरीके से आएगी कि जो थीटा का वैल्यू होगा, मतलब कॉइल कैसे भी घूम जाए, कितना भी घूम जाए, उसके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा कितना रहेगा। एक फायदा और हो जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, जहां पे कॉइल है वहां से ज्यादातर फील्ड लाइंस वहीं से पास हो जाती है। इसका मतलब फील्ड हमें जहां पे कॉइल है वहां पे फील्ड स्ट्रांग मिल जाती है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा स्ट्रांग फील्ड होगी उतना ज्यादा स्ट्रांग टॉर्क लगेगा, जितना स्ट्रांग टॉर्क लगेगा वैसे खटाक से सुई हिलेगी जैसे ही करंट फ्लो करेगी। आई बात समझ में। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थ्योरेटिकली तो केवल एक ही एडवांटेज है कि इसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो हियर एंगल बिटवीन A vector and B vector is 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने से फायदा ये हो जाएगा कि इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको माना था। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन I बराबर K अपॉन N A B इंटू 5। बात समझ में आई? सॉरी 5, ठीक है। इसको छापिए पहले। देखिए यहाँ पे जो अब इतना तो काम हो ही गया कि ये चीज अपने लिए कांस्टेंट आ गई। तो हियर दो बातें तो साफ साफ समझ में आ गई कि I इज प्रोपोर्शनल टू 5, यानी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगा के हम I प्रोपोर्शनल 5 अचीव कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहां लिखते हैं that is I proportional 5। फर्दर आगे देखा जाएगा क्या, आगे ये बात है कि ये जो K है इधर लिख देता है, क्या लिख रहे here K अपॉन NAB जो है, K अपॉन NAB इज G। G का मतलब दैट इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। हेंस आप फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, I बराबर G5, I बराबर G5 या G इज इक्वल टू I बाई 5। डिपेंड करता है कि आप कैसे याद करते हैं, वो आपकी इच्छा है, मतलब याद सभी करने हैं। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला K अपॉन NAB, ठीक है। I बराबर G5 याद करो या I बराबर K अपॉन NAB 5 याद करो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि सिंपली ये दो याद कर लो, 1 2।
I बराबर G5, G की वैल्यू ये हो गई, काम खत्म। ठीक, बाकी अपने आप व्यवस्था बन जाएगी। अभी ये टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स और करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनके न्यूमेरिकल्स, उसके बाद जाके चैप्टर फिनिश होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 करेंगे हमारी शीट का क्वेश्चन नंबर 148 क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। लिखा है अ 60 टन रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 5.0 into 10 to the power minus 4 meter square is pivoted about one of its vertical sides and placed in a radial horizontal magnetic field of 90 Gauss. A current of 2.0 into 10 to the power minus 4 ampere in the coil produces an angular deflection of 18 degree. First off, find radial constant of the hair spring connected to the coil. 1 Gauss is equal to 10 to the power minus 4 Tesla. ये क्वेश्चन मेरी शीट का 120 है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ दिया है। तो अ 60 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल, यानी रेक्टेंगुलर कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 60 हैं। ऑफ एरिया, कॉइल का जो एरिया है ए, वो है 5.0 into 10 to the power minus 4 meter square, is pivoted about one of its vertical sides and placed a radial horizontal magnetic field of 90 Gauss. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 90 गॉस और 1 गॉस में 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक है, अ करंट ऑफ 2.0 into 10 to the power minus 4 एम्पियर, आई का वैल्यू 2 into 10 to the power minus 4 एम्पियर in the coil produces an angular deflection. एंगुलर डिफ्लेक्शन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, 18 डिग्री था। फाइंड रेडियल कांस्टेंट ऑफ हेयर स्प्रिंग के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हो जाएगा? हाँ, क्या फाइंड करना था? रेडियल, तो यहाँ तो टर्शनल था। ठीक है, रेडियल कांस्टेंट ऑफ हेयर स्प्रिंग या टॉर्शनल कांस्टेंट बात एक ही होती है। ठीक है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमने लास्ट में जो पढ़ाया था। अब बस मैटर ये करता है कि क्या आपको फॉर्मूला याद है, वो अगर आपको नहीं याद है, ठीक है, तो सीधे सीधे जो बेसिक फंडामेंटल था वो याद कर लेते हैं। क्या कि एट इक्विलिब्रियम जो स्प्रिंग का टॉर्क है और जो कॉइल का टॉर्क है वो बराबर होता है। स्प्रिंग का टॉर्क के फाई था और कॉइल का टॉर्क NIAB sin थीटा होता है। फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है, कल पढ़ा दिया था हमने। तो K फाई इज इक्वल टू NIAB बचेगा, सिर्फ K निकालना है तो NIAB अपॉन 5। भाई तो इतना आपको याद होना चाहिए था, नहीं याद है तो आपकी गलती है। ठीक है, मतलब आपको याद होता तो आप सीधे यहाँ से शुरू करते हो, अभी तक आपका आंसर आ गया होता। आपको सारी वैल्यूज दे रखी गई हैं। n की वैल्यू 60 है, i का वैल्यू 2 into 10 to the power minus 4, एरिया का वैल्यू 5 into 10 to the power minus 4, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 90 into 10 to the power minus 4 और फ्लक्स का जो वैल्यू है वो 18 डिग्री है। तो k की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.0 into 10 to the power minus 9 न्यूटन मीटर पर डिग्री। मेरा एक क्वेश्चन कराने का जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि टॉर्शनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। बाकी अब आप लोग बुद्धिहीन हैं, हम कुछ कह नहीं सकते उसके लिए, ठीक है, कि आपको ये याद नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव ये जो था वो सिर्फ केवल इतना ही था कि हम
इस फॉर्मूले से सीधे वैल्यू रख के सीधे आंसर निकालते हो, आपको यूनिट बता देते हैं। तो ये यूनिट आपको याद करना है, याद कर लीजिएगा, यूनिट ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, लिख लीजिएगा कहीं पे। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 124 हमारी शीट का। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ जल्दी से। लिखा है द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ एरिया 1.5 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड 200 turns is suspended in a radial magnetic field of 0.2 Tesla by means of a fiber of torsional constant 10 to the power -6 Newton meter per degree, ठीक है, यानी K का वैल्यू दिया गया है। फुल स्टॉप। पहला पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम करंट मेजरेबल बाय द गैल्वेनोमीटर if the scale can accommodate 30 degree deflection. Second part, find the smallest current detectable if the minimum observable deflection is 0.1 degree. ठीक है, क्वेश्चन निहायत हिनाहा टाइप का आसान है, ठीक है। कुल मिला के करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 124 पे आइए। 124 लिखा था कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, द कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर हैज एरिया 1.5 into 10⁻³ तो 1.5 into 10 to the power -3 is the area, ठीक है। 200 turns are there, 200 turns are there in the coil, ठीक है। suspended radial magnetic field of magnetic field 0.2 Tesla, magnetic field's value is given 0.2 Tesla by means of a fiber whose torsional constant, ठीक है, whose torsional constant I का वैल्यू नहीं गिवन है, K का वैल्यू गिवन है, whose torsional constant दे रखा गया है 10 to the power -6, देखिए न्यूटन मीटर पर डिग्री। आगे मेरे पास दोबारा, तो फाइंड द मैक्सिमम करंट मेजरेबल बाय द गैल्वेनोमीटर। तो अब मैं दोबारा से वही छीछा लेदर नहीं करूंगा, सीधे सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। वी नो दैट क्या फाई बराबर NIAB अपॉन K, सही है, सही है, ठीक है। तो यहां से सीधी सी बात है, पहला वाला केस में क्या बोला गया है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, समझिए मेरी बात को, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, ऐसे I अलग कर लीजिए, ठीक है, NAB इंटू I कर लीजिए। तो सीधी सी बात है, अगर आपको मैक्सिमम मेजरेबल करंट चाहिए तो डिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 30 डिग्री दे रखा गया है, बाकी N की वैल्यू है 200, A की वैल्यू है 1.5 into 10⁻², B की वैल्यू 0.2, K की वैल्यू 10⁻6 -3 है 10 to the power -6, सर, उसमें 1.5 1.5 into 10 to the power -3, हाँ जी। सॉल्व करेंगे तो I मैक्स आ जाएगा इसी प्रकार से, सॉल्व करने के बाद 0.5 into 10 to the power -3 एम्पियर, बोले तो 0.5 मिली एम्पियर। गॉट द पॉइंट, ठीक है। यानी अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू रखनी पड़ेगी। और सेकेंड पार्ट इसी तरीके का है, इसमें मिनिमम डिफ्लेक्शन चाहिए था, इसमें मिनिमम डिफ्लेक्शन सॉरी मिनिमम करंट चाहिए था, तो मिनिमम डिफ्लेक्शन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में आ जाइए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो फाई होता है वो NAB अपॉन K के बराबर होता है इंटू I। तो अगर आपको मिनिमम करंट चाहिए तो डिफ्लेक्शन भी मिनिमम वाला रखना पड़ेगा। मिनिमम डिफ्लेक्शन 0.1 डिग्री का है, बाकी चीजें सेम टू सेम है, यानी 200 1.5 into 10 to the power -3 into 0.2 अपॉन 10 to the power -6 इंटू ये I मिनिमम। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो I का जो मिनिमम वैल्यू है वो कैलकुलेशन होने के बाद आ जाएगा 1.67 into 10 to the power -6 एम्पियर, यू कैन से 1.67 माइक्रो एम्पियर। नोटेड। चलिए हमारा अगला टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। हेडिंग डाल दिए सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, फटाफट लिखिए। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए, अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, अ गैल्वेनोमीटर is said to be sensitive
if it shows large deflection, even when a small current is passed through it, or a small voltage is applied across its terminals. Applied across its terminals.